हमने अपने लास्ट वीडियो में द कंप्लीट जर्नी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एक ऑफर कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है। इसमें हमने दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहले एक ऑफर होता है। ऑफर को असेंट मिलने के बाद यानी कि एक्सेप्ट होने के बाद वो बनता है एक प्रॉमिस, और प्रॉमिस में कंसीडरेशन ऐड होने के बाद वो बनता है एक एग्रीमेंट, और अगर वो एग्रीमेंट लॉफुली एनफोर्सेबल है तो फिर वो बन जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने इस तरीके से कंप्लीट जर्नी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में अब हम इसी जर्नी के इंपॉर्टेंट स्टॉपेज को डिस्कस करेंगे, यानी कि जो इंपॉर्टेंट स्टेप है इस कॉन्ट्रैक्ट में उसको अब हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक ऑफर का प्रॉमिस में कन्वर्ट होना, यानी कि एक ऑफर कैसे एक प्रॉमिस तक पहुंचता है, यानी कि कैसे वो एक प्रॉमिस बनता है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सुनने में तो ये बहुत ईजी लगता है कि जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हुआ वो बन जाता है एक प्रॉमिस, लेकिन ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस और फिर उसके बाद उसके प्रॉमिस बनने में काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ अराइज होती हैं, या हम कहें कि काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ अराइज होने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो कौन कौन सी वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ अराइज होती हैं, कैसे एक्सेप्टेंस होता कंप्लीट होता है, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ऑफर होने के बाद और एक्सेप्टेंस देने के बाद मान लीजिए कि ऑफर होने के बाद ऑफरर का मन होता है उसको रिवोक करने का, यानी कि अब उसका इरादा बदल जाता है, वो उसको वापस लेना चाहता है, ऑफर को कैंसिल करना चाहता है, तो वो कैसे पॉसिबल है। एक्सेप्टेंस देने के बाद जो ऑफरी है उसका इरादा बदल जाता है, वो सोचता है कि ऑफर को मुझे अब नहीं प्रॉमिस में कन्वर्ट करना है, या ये प्रॉमिस मुझे फुलफिल नहीं करना है, तो कैसे वो उस अपनी एक्सेप्टेंस को यानी कि अपने असेंट को रिवोक कर सकता है, क्या ये पॉसिबल भी है कि नहीं। तो अब हम इन पॉइंट्स को थोड़ा इलेबोरेटली और एम्फोसाइजली डिस्कस करेंगे, यानी कि अब हम सेक्शन 3 से लेके 9 तक का जो पार्ट है उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 से लेके 5 तक के पार्ट को आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में 6 से लेके 9 तक के पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी ऑफर की, यानी कि ऑफर से ही हम शुरू करते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने ये तो जाना था कि ऑफर और ऑफर के बाद उसकी एक्सेप्टेंस मिलते ही वो बनता है प्रॉमिस, लेकिन एक ऑफर का मतलब क्या होता है, हम किसको ऑफर कहेंगे, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ जेनेरिक वे में यानी कि सामान्य भाषा में हम उसको डिस्कस करेंगे, बल्कि हम उसको एक लीगल लैंग्वेज के साथ भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लीगली कि एक ऑफर क्या होता है, क्योंकि नॉर्मली तो जनरल सेंस में हम सभी लोगों को पता है ऑफर क्या होता है। हम जब भी के सामने वाले पर्सन को कुछ भी हम करने के लिए बोलते हैं या अपनी इच्छा जताते हैं तो वो एक ऑफर होता है। तो लीगली क्या होता है, लीगल और जनरल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो लीगली सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 2 ऑफर के बारे में हमें क्या बताता है। तो सेक्शन 2 कहता है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that person to such act or abstinence, he is said to make a proposal or offer। तो ये है डेफिनेशन ऑफर की जो सेक्शन 2A में डिफाइंड है। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। ऑफर क्या होता है, जैसे मैंने बताया जनरल वे में हम जाते हैं किसी शॉप में और हम जो कहते हैं कि भाई साहब ये आइटम मुझे दे दीजिए। तो यानी कि अब हमने क्या किया, एक ऑफर किया। अब ये ऑफर कैसे है, जब हमने कहा कि ये आइटम मुझे दे दीजिए, या मैंने अपने किसी फ्रेंड को ऑफर किया कि मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता हूं, या मैंने किसी कंपनी में जॉब के लिए भी इवन अप्लाई किया, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले सिग्निफाई किया अपना विलिंगनेस, यानी कि हमने अपनी इच्छा जताई। ऑफर में क्या किया हमने, हमने अपनी इच्छा को प्रदर्शित किया। किस लिए इच्छा को प्रदर्शित किस लिए किया, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। अब आपको लग रहा होगा कि कुछ ना करने के लिए ऑफर में कैसे पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को यह ऑफर करता है कि भाई आपका जिस एरिया में स्ट्रांग होल्ड है, यानी कि जहां आपकी अच्छी पकड़ है जिस मार्केट में, मैं वहां एंटर नहीं करूंगा और आप मेरे मार्केट में एंटर मत कीजिए, बल्कि हम दोनों ही लोग एक दूसरे को वहां सपोर्ट करते हैं। यानी कि जिस एरिया में आपका मार्केट अच्छा है, आपके पास कंज्यूमर्स अच्छे हैं, वहां मैं आपको सपोर्ट करूंगा, वहां अपने प्रोडक्ट की मैं सेल नहीं करूंगा। और या फिर जहां तो ये एक तरीके का नॉन कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट जो कंपनीज के बीच में साइन होता है, तो ये कुछ ना करने के लिए वो ऑफर होता है, यानी कि एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो ऑफर सबसे पहले ऑफर में क्या होता है, विलिंगनेस। विलिंगनेस किस पर्पस से, कुछ करने या ना करने के लिए। और सिर्फ विलिंगनेस ही नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ विलिंगनेस पे ऑफर हो जाएगा तो मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड के सामने कह रहे हैं कि मैं इस साल एक कार परचेज करना चाहता हूं,
तो क्या ये ऑफर है? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आप अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन जब उसके साथ, उस विलिंगनेस के साथ ऐड होता है ऑब्टेनिंग द असेंट, यानी कि पर्पस क्या है उस विलिंगनेस का? उस पर्सन का, सामने वाले पर्सन का जिसको ऑफर किया गया है, यानी कि ऑफरी के एसेंट को ऑब्टेन करना, यानी कि उसकी स्वीकृति लेना, जो शुद्ध हिंदी में हम कहें तो उसकी स्वीकृति को लेना, उसकी मंजूरी को लेने के पर्पस से जब हम अपनी किसी इच्छा का प्रदर्शन करते हैं तब वो बनता है एक ऑफर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को कुछ ऑफर कर दे, कुछ ऑफर इस तरीके से करते हैं कि मैं सोच रहा हूं कि इस साल के एंड तक, यानी कि 1 जनवरी से पहले पहले मैं एक अच्छी सी कार खरीद लूं, या मैं सोच रहा हूं कि अच्छा सा एक फ्लैट परचेज कर लूं, तो सामने वाले को उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? या फिर यहाँ पर हम सिर्फ अपनी एक विलिंगनेस को शो कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी कहीं असेंट का वेट नहीं कर रहे कि ये अगर हाँ कर दे तब मैं ऐसा करूंगा, तो ये एक ऑफर नहीं हुआ, ये सिंपली एक एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस है। लेकिन जब हम इस पर्पस से कर रहे हैं अपना एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस कि हमें उसका असेंट चाहिए इस काम के लिए, उसकी मंजूरी चाहिए, तब वो बनेगा एक ऑफर। क्योंकि कंफ्यूजन यहीं से होता है, जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम सामने वाले की विलिंगनेस को या तो ऑफर समझ लेते हैं, या फिर ऑफर को हम सिंपली एक विलिंगनेस समझते हैं, और ऑफरर को ये लगता है कि हमने अपना ऑफर कम्युनिकेट कर दिया, यानी कि हमने अपनी बात कह दी, अब ये सामने वाला इस पर असेंट देगा हमें या नहीं देगा, वो उसका वेट करने लगता है। तो इस तरीके से ही काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज अराइज होती है, और जो आगे चल के एक डिस्प्यूट का रीजन भी बनता है। तो इसलिए ऑफर को समझना जरूरी है कि इस ऑफर का मतलब है सबसे पहले एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू समथिंग, और फॉर एब्स्टेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि कुछ ना करने के लिए, और उस विलिंगनेस के साथ हमें सामने वाले पर्सन की चाहिए असेंट, यानी कि उसकी मंजूरी, तब वो बनेगा एक ऑफर। अब इसी सीरीज को अगर हम आगे बढ़ाते हैं ऑफर की बात को, तो अब हम मोस्टली देखते हैं कि जैसे हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि एक एडवर्टीजमेंट आता है, या टीवी चैनल पर हमारे पास एक एडवर्टीजमेंट आता है कि आप हमारे प्रोडक्ट को अगर परचेज करते हैं तो उसके साथ आपको ये फ्री मिलेगा, आप अगर हमारे प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज को लेते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स हम और देंगे। तो ये क्या है? ये ऑब्वियसली एक ऑफर है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी एक ऐड कर रही है, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से हमें एक ऑफर कर रही है कि अगर हम उसके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो हमें उसके साथ कुछ फ्री मिलेगा या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सोचिए कि अगर कंपनी ये कह दे कि नहीं नहीं, वो तो जस्ट मैंने एक अपना विलिंगनेस शो किया था, ये तो हम एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, इसमें कोई हमने ऑफर नहीं किया है, और मैंने कौन सा आपको पर्टिकुलरली इंडिविजुअली कोई लेटर भेज के या कोई आपको मैसेज भेज के ऑफर किया, मैंने ऐसा नहीं किया, तो ये कोई ऑफर ही नहीं था जो आप कह रहे हैं कि अब आप शॉप पर पहुंच जाते हैं, मान के चलिए किसी कंपनी का ऐड देखकर, और आप कहते हैं कि इसके साथ ये फ्री बताया गया था तो ये भी मुझे चाहिए। तो अब कंपनी अगर ये कहती है कि नहीं, ये तो जस्ट एक पर्पस, एडवर्टीजमेंट के पर्पस से हमने ऐसा बोल दिया था, यह हमारा कोई इंटेंशन टू ऑफर ही नहीं था, तो क्या ये सही है? ऑब्वियसली ये सही नहीं है, क्योंकि जो भी हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं जहां इस तरह से कुछ हमें मिलता है तो वो होता है एक ऑफर। और उसके बाद, ऑफर के बाद क्या होगी? असेंट। असेंट मिलते ही अब वो कंपनी जैसे ही, यानी कि ग्राहक ने उसको जैसे ही अपनी मंजूरी दी उस ऑफर को, कंपनी के ऑफर से अट्रैक्ट होकर, कंपनी के एडवर्टीजमेंट से अट्रैक्ट होकर, वो उसको ऑफर समझ के जैसे ही शॉप में उस आइटम को परचेज करता है, तो ऑब्वियसली उसने क्या किया? अपनी असेंट दे दी, तो अब उससे वो कंपनी पीछे नहीं हट सकती। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। ये केस हम सभी लोगों ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये केस जब तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे वर्ल्ड में कभी भी पढ़ाया जाएगा तो बिना इस केस को डिस्कस किए वो आगे बात बढ़ ही नहीं सकती, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ को बिना इस केस को डिस्कस किए पढ़ाया ही नहीं जा सकता। और कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर ऑफर को समझना है तो सबसे बेस्ट केस ये है। और उसके बाद एक केस और है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये दो केसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। इस केस में क्या हुआ था कि एक कंपनी ने अपना एक एडवर्टीजमेंट किया था कि अगर कोई, ये कार्बोलिक स्मोक बॉल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, इसने एक एडवर्टीजमेंट किया था कि अगर इसकी एक पर्टिकुलर मेडिसिन को कोई भी पर्सन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए प्रेस्क्राइब्ड मैनर में अगर कंज्यूम करता है, यानी कि उसको अगर यूज करता है, तो उसके बाद उसको इन्फ्लुएंजा यानी कि बुखार या किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और अगर ऐसा होता है तो वो इसके
बदले में उसको 100 रुपए या 200 रुपए जो भी एग्जैक्टली सेट किया हो वो उसको देगा। लेकिन बाद में जब इस कंज्यूमर ने इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज किया, उस प्रेस्क्राइब्ड मैनर में यूज किया, और उसके बाद जब वो बीमार होता है तो फिर वो क्लेम करता है इस कंपनी से अपना कंपेंसेशन या रिवॉर्ड जो उस कंपनी ने डिक्लेयर किया था। तो ये कंपनी का कहना ये था कि हमने आपको पर्टिकुलरली कोई ऑफर किया ही नहीं था, हमने आपको किसी तरीके से इंडिविजुअली कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं थी, कोई ऑफर किया ही नहीं था, ये तो जस्ट एक एडवर्टीजमेंट था। उसके अलावा आप हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर चुके, हमारे ऑफर को एक्सेप्ट कर चुके हैं, यानी कि हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर चुके हैं और उसके बाद उसको प्रेस्क्राइब्ड मैनर में यूज कर रहे हैं कि नहीं, इस बारे में आपने हमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं भेजी, यानी कि आपने हमें कोई एक्सप्रेस अपना असेंट दिया ही नहीं था। तो इस पर कोर्ट ने कहा था कि इस सबसे पहली बात तो ये कि आपने इंडिविजुअली इस कंज्यूमर को कोई ऑफर दिया है या नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो ये ऑफर अगेंस्ट द वर्ड है, यानी कि ऑफर अगेंस्ट द वर्ड एट लार्ज है, यानी कि सामान्य रूप से एक जनरल ऑफर इसको कहा जाएगा, यानी कि सामान्य रूप से आप पूरे सोसाइटी को, जितने लोग इस एडवर्टीजमेंट को देख पा रहे हैं वो सबके लिए एक वैलिड ऑफर होगा। दूसरी बात अब आती है एक्सेप्टेंस की। तो एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी नहीं है कि ये पर्सन आपको कोई चिट्ठी लिखेगा या कोई ईमेल भेजेगा या आपको आकर बताएगा कि वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर चुका है, बल्कि वो इम्प्लाइडली, यानी कि आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन बताई हैं उन टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट को परचेज करके अगर यूज करना शुरू कर देता है तो वो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ही माना जाएगा। उसी तरीके से दूसरा केस भी है, ये भी एक जनरल ऑफर का केस है। इस केस में क्या हुआ था कि एक पर्सन का एक पपेट खो जाता है और पपेट खोने के बाद वो अनाउंसमेंट करवाता है कि जो भी इस पपेट को ढूंढ कर लाके देगा वो इसके बदले में 50 रुपए उसको इनाम में देगा। 50 रुपए आज हमारे लिए बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन जब ये केस था तब ये 50 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता था। तो इसने अनाउंस किया कि जो भी उसके पपेट को ढूंढ के लाके देगा वो उसको 50 रुपए उसके बदले में अवॉर्ड करेगा। लेकिन बाद में उसने ये कहा कि ये ऑफर मैंने पर्टिकुलरली या इंडिविजुअली आपको नहीं दिया था और आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट किया कि नहीं, इस बारे में आपने मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो इस पर भी कोर्ट ने यही कहा था कि जब आप एक जनरल ऑफर कर रहे हैं, यानी कि अनाउंसमेंट कर रहे हैं या एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो ये एक जनरल ऑफर कहलाएगा और उसके बाद जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर उसको अप्लाई करता है कोई भी पर्सन, अगर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है, यानी कि इम्प्लाइडली उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो भी उसकी वैलिड एक्सेप्टेंस कहलाएगी। यानी कि वैलिड एक्सेप्टेंस होने के बाद वो बन जाएगा एक प्रॉमिस, और आप प्रॉमिसर हैं तो आपको अब प्रॉमिस को फुलफिल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब कोई भी ऑफर जनरली किसी दिया जाता है, यानी कि एक एडवर्टीजमेंट के थ्रू दिया जाता है, तो वो बन जाता है एक जनरल ऑफर। जैसे कि हम जो भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो वो कहलाते हैं जनरल ऑफर। लेकिन अब इसी के बाद अब मान के चलिए कि आप किसी शॉप में या किसी आउटलेट में आप एंटर करते हैं और वहां जो भी प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, यानी कि जो वहां के शोकेस में रखे हुए हैं, आप उनमें से किसी एक प्रोडक्ट को उठाकर या फिर उसकी तरफ इंडिकेट करके वहां ओनर से या सेल्स बॉय से आप कहते हैं कि ये प्रोडक्ट मुझे परचेज करना है, ये प्रोडक्ट मुझे दीजिए। तो क्या अब वो प्रोडक्ट आपको देने के लिए वो बाध्य है, यानी कि अब वो बाउंड है कि वो आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर करेगा? ऑब्वियसली वो इसके लिए बाउंड नहीं है। अब मान के चलिए आप ये कहेंगे कि ये आपने मुझे ऑफर किया और मैंने ऑफर को एक्सेप्टेंस दे दिया, यानी कि मैंने जैसे ही परचेज करने की बात कही, अब ये हो गई इसकी एक्सेप्टेंस, तो अब ये प्रोडक्ट आप मुझे देने के लिए लीगली बाउंड है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम देखते हैं कि कहीं भी किसी भी शॉप में डिस्प्ले के लिए रखे हुए हैं या फिर वहां के शोकेस में रखे हुए हैं, या इवन शॉपिंग पोर्टल पर भी जो आइटम्स डिस्प्ले हो रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है इनविटेशन टू ऑफर। क्योंकि यहाँ पर जो शॉपकीपर का या फिर उस शॉपिंग पोर्टल का जो इंटेंशन है वो है सिर्फ इसलिए कि आप जैसे ही उस प्रोडक्ट को देखते हैं तो उसके बाद आप उसको इसके लिए इनवाइट करें, यानी कि एक आप ऑफर देंगे। अब आप ऑफर करेंगे, उसने सिर्फ आपको ऑफर देने के लिए इनवाइट किया है। यानी कि जब कोई भी प्रोडक्ट है तो इसको हम कहते हैं इनविटेशन टू ऑफर। जब हम देखते हैं कि किसी शोरूम में उसके शोकेस में कोई आइटम रखा हुआ है, सिर्फ डिस्प्ले पर्पस से रखा हुआ है, तो वो आपको इनवाइट कर रहा है कि आप आइए और अब आप ऑफर कीजिए कि आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। जब आप ऑफरर हैं तो वो आपके ऑफर पर रीजनेबल टाइम लेकर जो भी है वो सोचकर अब आपको रिप्लाई करेगा टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग
कि क्या उसके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है, या जिस प्राइस में वो डिस्प्ले हो रहा है इसी प्राइस में अवेलेबल है कि नहीं है, तब वो आपको इसके बाद जब असेंट दे देगा आपके ऑफर पर, तब वो बनेगा एक प्रॉमिस। यानी कि जब आप आइटम्स को सिर्फ देख रहे हैं तब वो ऑफर नहीं है बल्कि एक इनविटेशन टू ऑफर है। तो इसी तरीके से जब हम जैसे हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स में कोई ऑफर आता है और उसके नीचे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, यानी कि ये सिर्फ एक इनविटेशन है आपके लिए कि आप उस कंपनी के आउटलेट तक या शोरूम तक या फिर उसकी वेबसाइट पर विजिट कीजिए, और विजिट करने के बाद आप परचेस करने के लिए अपनी विलिंगनेस को शो कीजिए। यानी कि अब आप ऑफर कीजिए और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग तब वो कंपनी या वो बिजनेसमैन या शोरूम ओनर या प्रॉपर्टी ओनर वो आपको रिप्लाई करेगा, यानी कि तब वो आपके ऑफर पर अपनी असेंट प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से हम जितने भी एडवर्टीजमेंट इस तरीके से देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी, ये पर्टिकुलर डायमेंशन और इस डिस्क्रिप्शन की प्रॉपर्टी इस लोकेशन में अवेलेबल है, खरीदने के लिए इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। तो इस तरीके के जो हम लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो ये भी कहलाते हैं इनविटेशन टू ऑफर, ना कि ये डायरेक्ट ऑफर कहलाएंगे। क्योंकि इनविटेशन टू ऑफर क्यों है? एडवर्टीजमेंट देखने के बाद आप कॉन्टैक्ट कीजिए ओनर से, और उसके बाद जब आप अपनी विलिंगनेस शो करेंगे कि यस यू वांट टू परचेज दैट प्रॉपर्टी, तब वो उस आपके ऑफर को असेंट देगा, तब वो बनेगा एक प्रॉमिस। तो इसी तरीके से हम ये भी देखते हैं कि न्यूज़पेपर में अक्सर हम कॉलम देखते हैं निविदा सूचना करके, यानी कि टेंडर इन्फॉर्मेशन। तो ये टेंडर इन्फॉर्मेशन का भी मतलब यही है कि वो इन्फॉर्मेशन देखने का मतलब ये नहीं है कि आपने जैसे ही देखा कि कोई टेंडर निकला हुआ है और आपने उसमें अपना टेंडर जैसे ही फिल किया, तो अब वो ऑर्गेनाइजेशन या वो गवर्नमेंट या वो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का जिसने वो टेंडर के लिए एडवर्टीजमेंट दिया है न्यूज़पेपर में, तो आपका टेंडर रिसीव होते ही अब आपको वो कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि टेंडर का भी मतलब होता है कि वो इन्वाइट किया गया है आपको कि आप अब अपना ऑफर लेकर जाइए कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कितनी प्राइस में लेंगे, तो वो प्राइस कोट कीजिए, और उसके बाद अगर वो मिनिमम प्राइस में आपने उसको कोट किया है, तो अगर आपकी प्राइस सबसे कम होती है और अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन होती है, तब आपके ऑफर को एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तब वो बनेगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऑफर एक जनरल ऑफर भी होता है और एक उसके अलावा इनविटेशन टू ऑफर होता है। तो अब ऑफर को क्या किया जाएगा? एक्सेप्ट, तब वो बनेगा एक वैलिड एग्रीमेंट। तो अब ऑफर को एक्सेप्ट कैसे किया जाएगा, अब हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑफर के कम्युनिकेशन के लिए कि ऑफर को या एक्सेप्टेंस को या ऑफर को अगर रिवोक किया जाता है या एक्सेप्टेंस को भी इवन रिवोक किया जाता है, तो इन सबके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इन सबका कम्युनिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। क्योंकि सोचिए, आपने अगर कोई ऑफर किया, आप चाहते हैं कि आप अपनी कार को बेचना चाहते हैं, और ये सिर्फ आपने सोचा कि आप अपनी कार को बेचना चाहते हैं और आप ये सबसे आज बता देंगे, या फिर आप अपने फ्रेंड को सबसे पहले ऑफर करेंगे और आपने सोचा कि आप अपने फ्रेंड ए को ही ऑफर करेंगे, और ये सोच के सिर्फ आप रह जाते हैं, तो क्या ये ऑफर कंप्लीट हुआ? ऑब्वियसली नहीं हुआ। आपने ये ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा? जब आप इसके लिए कम्युनिकेट करेंगे, यानी कि आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, बोलकर या एक मैसेज भेज के अपने फ्रेंड को कि आप अपनी कार एक पर्टिकुलर प्राइस में बेचना चाहते हैं, तो तब ये होगा कंप्लीशन ऑफ ऑफर। अब आपने आपके आपके फ्रेंड ने जैसे ही आपका ऑफर देखा और वो सोचता है कि हाँ ये अच्छा ऑफर है, मैं कार परचेज करना चाहता हूँ, मैं अभी अपने फ्रेंड को रिप्लाई करता हूँ, यानी कि आपको रिप्लाई करता हूँ, और ये सोच के वो भी शांत हो जाता है। सिर्फ उसने मन में सोचा, जब तक आपको रिप्लाई नहीं किया, तो क्या एक्सेप्टेंस को आप कंप्लीट मानेंगे? ऑब्वियसली नहीं मानेंगे। या फिर जैसे ही उसने ऑफर देखा और ऑफर देखते ही वो जो प्राइस आपने कोट की, सपोज 1 लाख रुपए कोट की है, तो वो 1 लाख रुपए आपके सामने सीधे लेकर आ जाता है और आपको बोलता है कि आपने कार बेचने के लिए बोला था, ये लीजिए 1 लाख रुपया कार दीजिए मुझे। तो क्या अब इसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा? ऑब्वियसली इसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा, क्योंकि भले ही यहाँ इमीडिएटली उसने मुंह से बोलकर अपना असेंट नहीं दिया, लेकिन जो कंडीशन थी कि आपको इसके लिए 1 लाख रुपया चाहिए था, तो और वो इमीडिएटली आपको 1 लाख रुपया अगर वो दे रहा है, तो यानी कि उसने आपके ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया है और वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस तरीके से ही होती है एक्सेप्टेंस, यानी कि इस तरीके की एक्सेप्टेंस को भी हम एक वैलिड कम्युनिकेशन यहाँ पर मानेंगे। यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि मुंह से बोल के बताया जाए। कम्युनिकेशन थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ भी हो सकता है, थ्रू वर्ड्स इन रिटन मैनर,
भी हो सकता है और थ्रू द कंडक्ट भी हो सकता है। ये तीन तरीके से, और जब थ्रू द कंडक्ट होता है तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड, और जब इन दो तरीकों से होता है तब हम इसको बोलते हैं एक्सप्रेस कम्युनिकेशन। यानी कि रिवोकेशन और एक्सेप्टेंस और इवन ऑफर को भी इन तीन तरीकों से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली मुंह से बोल के कर दें, या फिर रिटन वे में, और या फिर इम्प्लाइड तरीके से, यानी कि उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। जैसे मान के चलिए कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में जाने के बाद वहां पर लिमिटेड आइटम ही वहां पर दिए जाते हैं, ज़्यादा वहां आइटम नहीं होते हैं। जैसे ही आप बैठे वहां पर तो डायरेक्टली सामने वाले को पता है कि आप यहाँ किस पर्पज से आए, वो डायरेक्टली आता है और आपके सामने जो भी आइटम वहां पर फेमस, जो भी आइटम वहां मिलता है, पर्टिकुलर एक आइटम वो लाकर आपकी टेबल पर वो रख देता है। और आपकी टेबल पर जैसे ही उसने रखा तो यानी कि ये क्या हुआ, आपके लिए एक ऑफर हो गया। और वहां ऑफर मिलते ही आपने जैसे ही उसको कंज्यूम किया, यानी कि आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मोस्टली हम देखते हैं कि हम ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हैं और जाते ही जैसे ही आपके सामने कोई भी वेंडर आता है और उसने अपना जो भी प्रोडक्ट है आपके सामने लाके रख दिया सीधे, यानी कि उसने आपको ये ऑफर कर दिया। अब जरूरी नहीं कि वो मुंह से चिल्लाकर बताएगा, आपको भी पता है कि ये सेलर है, वेंडर है, तो ये एक इन अ वे ऑफ ग्रांट या इन अ वे ऑफ इमोशंस वो आपको नहीं दे रहा है, वो सेल करने के पर्पज से दे रहा है, यानी कि यहाँ एक कंसिडरेशन होगा। तो जैसे ही उसने अपना प्रोडक्ट आपके आगे बढ़ाया तो ये क्या किया, भले ही उसने मुंह से नहीं बोला, आपको लिख के नहीं दिया, ये एक कंडक्ट के थ्रू यानी कि इंप्लाइड मैनर में उसने आपको ऑफर किया। तो अब आपके सामने ऑप्शन है कि आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने जैसे ही हाथ बढ़ा के उसको रिसीव कर लिया तो इसका मतलब क्या है कि आपने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो ऑफर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन। तो सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है अबाउट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के 3 वेज है, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, रिटन मैनर में, और उसके बाद इंप्लाइड तरीके से यानी कि थ्रू द कंडक्ट। इन 3 वेज में ऑफर या ऑफर का एक्सेप्टेंस या रिवोकेशन, ये तीनों ही किया जा सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस की हम, तो एक्सेप्टेंस कैसे कंप्लीट होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। क्योंकि ऑफर तो कंप्लीट हो जाता है जैसे ही वो कम्युनिकेशन रीच होता है अनदर पर्सन तक, यानी कि जैसे ही ए ने ऑफर किया बी को, बाय वर्ड्स किया या रिटन वे में किया, सपोज लेटर लिख के किया, और जैसे ही वो लेटर पहुंच जाता है बी तक तो वहीं पर वो ऑफर कंप्लीट का ऑफर का जो कम्युनिकेशन है वो वहां पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब बात होती है एक्सेप्टेंस की, तो एक्सेप्टेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है वो तुरंत कंप्लीट नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इसकी बात की गई है सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 बात करता है कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इसको हमें 2 पार्ट में समझना होगा। सबसे पहले ऑन द पार्ट ऑफ ऑफरर, और सेकंड है ऑन द पार्ट ऑफ ऑफरी। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि सबसे पहले एक्सेप्टेंस के लिए, यानी कि किसी भी ऑफर में एक्सेप्टेंस के लिए बाउंड किया जाता है ऑफरर को, उसके बाद बाउंड किया जाता है ऑफरी को। अब ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। जैसे ही एक ऑफर हुआ, ऑफर किसने किया, ऑफरर ने किया ऑफरी को। अब ऑफरी के पाले में बॉल है, यानी कि अब ऑफरी का अब यहां पर नंबर है कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। यानी कि अब ऑफरी के साइड से जब एक्सेप्ट किया जाएगा तो ऑफरर को क्या करना होगा, इसके लिए लिटिल बिट वेट भी करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ही ऑफर किया तुरंत ऑफरी उसके लिए असेंट दे दे, ऑफरी थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ऑफरर को भी वो टाइम, रीजनेबल टाइम उसको देना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ऑफरर यानी कि सपोज कीजिए कि कोई प्रॉपर्टी का ओनर है, तो ओनर के पास, जब उसके पास प्रॉपर्टी है तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर मेकिंग ऑफर, यानी कि ऑफर करने के लिए उसके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन ऑफरी के पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उसके पास तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है जो उसको थ्रू द ऑफर मिलती हैं। तो यानी कि उसको अगर कोई ऑफर मिला है और सपोज कीजिए कि उस ऑफर पर उसने माइंड मेकअप करके अपना असेंट दे दिया है, तो यानी कि अब वो असेंट मिलने के बाद
ऑफरर अगर ये कहता है कि नहीं, मैं आपके असेंट को अब एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मेरा मन बदल चुका है, या मुझे कोई दूसरा यहाँ पर मुझे कोई दूसरा कस्टमर मिल चुका है, अब मैं आपकी एक्सेप्टेंस को नहीं मैं स्वीकार करूंगा, यानी कि अब मैं अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करूंगा, ये मैं इसको प्रॉमिस नहीं मानूंगा, तो ये एक तरीके से ज्यादती होगी विद द ऑफरी। तो इसलिए सबसे पहले बाउंड किया जाता है ऑफरर को। कैसे? ऑफर मिलने के बाद ऑफरी जैसे ही अपना असेंट देगा, कैसे देगा? थ्रू द कम्युनिकेशन देगा। तो जैसे ही उसने कम्युनिकेशन किया और वो कम्युनिकेशन उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, यानी कि उसके कंट्रोल के बाहर हो जाता है कि अब वो इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो वैसे ही उसी टाइम इमीडिएटली ऑफरर वहां पर बाउंड होता है। कैसे? मान लीजिए कि ए ने बी को एक लेटर लिखा कि वो अपना मकान बेचना चाहता है। बी को लेटर मिलता है, ए ने लेटर लिखा है 1 दिसंबर को, और बी को वो लेटर रिसीव होता है 3 दिसंबर को। जैसे ही बी को लेटर मिला तो बी ने जैसे ही उसका प्राइस देखा तो उसको लगा कि हाँ, ए का जो मकान है वो खरीदने के लायक है। तो बी ने क्या किया, तुरंत ही 4 दिसंबर को एक लेटर में अपना असेंट लिख के, यानी कि अपनी मंजूरी देकर, और पोस्ट कर दिया सीधे पोस्ट ऑफिस में, या तो ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया, या उसने काउंटर पर जाके पोस्ट ऑफिस पे एक रजिस्टर्ड पोस्ट से उस लेटर को पोस्ट किया ए के लिए। कब किया? 4 दिसंबर को। तो इमीडिएटली 4 दिसंबर को ही ए के अगेंस्ट में बी का जो एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि बी का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। जैसे ही उसने पोस्ट कर दिया उस लेटर को, अगर उस लेटर को उसने लिख के सिर्फ अपने पास रख लिया तो अभी ये कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने लेटर बॉक्स में वो लेटर को डाल दिया, या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके रजिस्टर्ड पोस्ट के लिए जैसे ही उसने वहां पर सबमिट किया और रिसीव कर ली वहां पर, तो उसी वक्त इमीडिएटली 4 दिसंबर को ए के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, यानी कि ऑफरर के अगेंस्ट में वो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। यानी कि अब यहां पर ए ये नहीं कह सकता है कि, आप सपोज कीजिए कि वो लेटर इसको मिलता है 6 दिसंबर को, तो ए ये नहीं कह सकता कि मुझे ये लेटर 6 दिसंबर को मिला, तो ये तो मेरे अगेंस्ट में 6 दिसंबर को कंप्लीट माना जाएगा। मेरी नॉलेज में तो 6 दिसंबर को आया कि आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तब तक मैंने 5 तारीख को दूसरे को बेच दिया। तो ये जो 5 तारीख को अगर वो किसी और को सेल आउट करता है तो ये डील फिर वैलिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसके अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है वो 4 दिसंबर को ही कंप्लीट हो चुका है। यानी कि ऑफर करने के बाद जैसे ही ऑफरी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट करके अपना कम्युनिकेशन भेज दिया, क्योंकि इसने तो 4 तारीख को अपना कम्युनिकेशन दे दिया, इसने तो सेंड कर दिया लेटर को, तो अब इसके पास ये ऑप्शन नहीं कि वो लेटर को विड्रॉ कर सके बीच में, तो इमीडिएटली उसी टाइम वहां पर ऑफरर बाउंड हो जाएगा उस एक्सेप्टेंस से। अब उसके बाद में ऑफरी के अगेंस्ट में कब वो कम्युनिकेशन होगा, यानी कि ऑफरी कब बाउंड होगा उस कम्युनिकेशन से? मान के चलिए कि इसने 4 तारीख को वो लेटर सेंड किया, जैसे ही ऑफर मिलने के बाद 4 को अपना असेंट दिया कि मैं ये प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहता हूं, और वो पहुंचता है इसके पास 6 तारीख को, तो ये 6 दिसंबर को ये अगेंस्ट द बी ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। यानी कि बी इस अपने एक्सेप्टेंस से, जो उसने जबान अपनी दी है उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, बी उससे कब बाउंड होगा? वो बाउंड होगा 6 तारीख को, 6 दिसंबर को, क्योंकि ए के पास वो कम्युनिकेशन पहुंचा है, ये लेटर बी का ए के पास पहुंचता है 6 तारीख को, तो बी के अगेंस्ट में ये अप्लाई होगा 6 तारीख को। यानी कि 6 तारीख तक बी के पास ये ऑप्शन है कि वो अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है, बीच में रोक सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में मान के चलिए कि अगर ए के पास ये लेटर 6 तारीख को पहुंचता है, और बी ने क्या किया, 4 तारीख को अपना असेंट देने के बाद उसको लगा कि ये मुझसे गलती से हो गया, तो अब वो क्या कर रहा है कि इमीडिएटली 5 तारीख को एक और लेटर भेजता है कि नहीं, मैं ये प्रॉपर्टी अभी परचेज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ कोई दूसरी सिचुएशन है, या मेरे पास अभी पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो वो ये 5 तारीख को लेटर भेजता है, और 7 तारीख को इसके पास पहुंचता है ए के पास। तो अब क्या होगा, क्या वो एक्सेप्टेंस रिवोक हो जाएगी? ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि 6 तारीख को ऑलरेडी ए को जैसे ही ये लेटर रिसीव हो चुका है, तो अब बी का जो चांस है इसको रिवोक करने का, वो 6 तारीख को ही क्लोज हो चुका है। यानी कि वो अपनी एक्सेप्टेंस को, अपनी असेंट को अब यहां से विड्रॉ नहीं कर सकता है। तो इस बात को अब हम आगे डिस्कस करते हैं सेक्शन 5 में, क्योंकि सेक्शन 4 में कंप्लीशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात की गई है।
अब हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए जो अभी हमने डिस्कस किया है एग्जाम्पल को, अब इसी को हम आगे डिस्कस करते हैं सेक्शन 5 में, क्योंकि सेक्शन 5 बात करता है, सेक्शन 5 बात करता है अबाउट रिवोकेशन। किस चीज का रिवोकेशन? रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और सॉरी रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, इसकी बात करता है सेक्शन 5। सेक्शन 4 में हमने देखा कि किसी प्रपोजल को कब तक, प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है जैसे ही ऑफरर से वो बात पहुंचती है ऑफरी तक, यानी कि ऑफरर ने लेटर अगर भेजा, वो ऑफरी तक पहुंच गया, बस वहीं पर प्रपोजल का जो कम्युनिकेशन है, यानी कि ऑफर का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो गया। और उसके बाद एसेंट कैसे होता है, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, वो हमने देख लिया कि दोनों के पार्ट पर अलग अलग होता है। तो सेम वे में अब यहाँ रिवोकेशन की जब बात आती है कि मान लीजिए ऑफरर को ऑफर देने के बाद अब रियलाइज होता है कि मैंने ये गलत ऑफर कर दिया है, तो अब उसको वो कब रिवोक कर सकता है अपने प्रपोजल को? और अगर ऑफरी ने उसको एक्सेप्टेंस दे दी है तो वो अपनी एक्सेप्टेंस को कब तक विड्रॉ करता है? अब ये सेक्शन 5 में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रपोजल या ऑफर की, तो प्रपोजल या ऑफर को विड्रॉ करने का टाइम होता है बिफोर द गिविंग ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि प्रपोजल देने के बाद ऑफरर के पास उसको विड्रॉ करने का टाइम है जब तक कि ऑफरी उस पर अपना असेंट नहीं प्रोवाइड करता है। यानी कि मान के चलिए ऑफरर ने, यहां पर ऑफरर है ए और यहां ऑफरी है बी। ए ने बी को कोई ऑफर दिया, बी के पास, ऐसे समझ लीजिए कि ए ने उसी एग्जांपल से 1 दिसंबर को एक लेटर पोस्ट किया बी के लिए कि मैं अपना मकान बेचना चाहता हूं, जो इसको रिसीव होता है 3 दिसंबर को। तो यानी कि 3 दिसंबर को रिसीव हो गया, यहां पर ऑफर कंप्लीट हो गया 3 दिसंबर को। अब बी ने क्या किया कि बी ने जैसे ही वो लेटर देखा तो उसको सोचने के बाद लगा कि हाँ ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो बी ने क्या किया, 4 दिसंबर को अपना एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया ए के लिए 4 दिसंबर को। तो यानी कि अब ए के पास अपना ऑफर विड्रॉ करने का टाइम कब तक है? यानी कि ऑफरर के पास अपना ऑफर विड्रॉ करने का टाइम कब तक है? 4 दिसंबर तक। यानी कि जब तक 4 दिसंबर को भी जब तक बी ने अपना लेटर बॉक्स में डाला नहीं है या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के लिए पोस्ट ऑफिस में जाके वहां पर रजिस्ट्री नहीं किया है, तब तक ए के पास टाइम है कि वो अपने ऑफर को विड्रॉ कर सकता है। कैसे करेगा ये उसके ऊपर है कि वो कैसे कम्युनिकेट करता है अपनी विड्रॉल के लिए, यानी कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर के लिए कैसे वो कम्युनिकेट करता है बी को, ये उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। लेकिन इसके पास टाइम है कब तक का? 4 दिसंबर तक का। यानी कि जब तक कि ऑफरी ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया तब तक वो अपने ऑफर को विड्रॉ कर सकता है वैलिडली। लेकिन जैसे ही 4 दिसंबर को इसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि जैसे ही इसने लेटर बॉक्स में लेटर पोस्ट किया, तो ए के अगेंस्ट में तो वो एक्सेप्टेंस जो है, यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस 4 दिसंबर को ही कंप्लीट हो गया। तो अब अगर मान के चलो कि ये 2 दिसंबर को एक और लेटर लिखता है कि मैं अब अपने ऑफर को विड्रॉ कर रहा हूं किसी रीजन की वजह से, तो क्या होगा, वो लेटर अब पहुंचता है मान के चलिए बी के पास 4 तारीख की शाम को या 5 तारीख को। तो क्या अब ये रिवोकेशन वैलिड है? ऑब्वियसली ये रिवोकेशन अब यहां पर वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ए का राइट उसी वक्त क्लोज हो गया जैसे ही बी ने अपना लेटर एक्सेप्टेंस का पोस्ट किया, यानी कि 4 तारीख को ही इसका राइट क्लोज हो गया। 4 के बाद में अब वो इसको विड्रॉ नहीं कर सकता है। इसके बाद अब बात करते हैं अगर एक्सेप्टेंस को विड्रॉ करने की बात आती है, यानी कि अब जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहले ऑफरर बाउंड होता है, तो यहां देख लीजिए कि ऑफरर कैसे सबसे पहले बाउंड है। ऑफरर इसी तरीके से बाउंड है कि वो ऑफर करने के बाद एक्सेप्टेंस मिलने तक किसकी, ऑफरी की एक्सेप्टेंस मिलने तक ही उसके पास ऑप्शन है अपने ऑफर को विड्रॉ करने का या उस ऑफर में किसी तरीके का कोई अमेंडमेंट करने का। यानी कि वो अब ऑफर को चेंज भी नहीं कर सकता है उसके एक्सेप्टेंस मिलने के बाद। यानी कि 1 तारीख को उसने लेटर पोस्ट किया और 3 तारीख को पहुंचता है, और 4 तारीख को अगर इसने अपना असेंट दे दिया तो 4 तारीख तक का ही इसके पास टाइम है। 4 के पहले सपोज कीजिए ये 2 तारीख को अगर विड्रॉ कर लेता है तब तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं कर पाया, 2 तारीख को अगर इसने लेटर पोस्ट कर दिया तब तो ठीक है। अगर 4 तारीख के बाद ये मन बनाता है
अपने ऑफर को विड्रॉ करने का, तो ऑब्वियस है कि अब इसके पास ये ऑप्शन यहां पर क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले बाउंड होता है किसी भी ऑफर से खुद ऑफरर, क्योंकि वो यहां पर बनेगा आगे चल के प्रोमिसर। तो सबसे पहले बाउंड होता है ऑफरर। अब ऑफरी कैसे बाउंड होता है, यानी कि ऑफरी कैसे अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकता है, यानी कि अब यहां जब प्रोमिसी बन जाता है वो आफ्टर प्रॉमिस, लेकिन अभी यहाँ प्रॉमिस नहीं बना तो इसलिए हम इसको ऑफरी ही बोलेंगे। तो ऑफरी के पास कब तक टाइम है अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ करने का, तो उसके पास टाइम है जब तक कि वो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है अगेंस्ट ए, तब तक वो अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकता है। यानी कि मान के चलिए कि 3 दिसंबर को इसको ऑफर मिला ए की तरफ से अपना मकान बेचने का, 4 दिसंबर को उसने अपना एक्सेप्टेंस थ्रू द लेटर सेंड कर दिया ए को, तो ए तो 4 दिसंबर को ही बाउंड हो गया, यानी कि 4 दिसंबर के बाद ए अपना ऑफर जो है वो रिवोक नहीं कर सकता है। ये कब बाउंड हुआ, ये लेटर यहां पर ए को रिसीव होता है 6 दिसंबर को, यानी कि बी के पास टाइम है 6 दिसंबर तक का, कि 6 दिसंबर तक अगर गलती से उसने अपना असेंट दे दिया या ऑफर को बिना समझे उसने अपना असेंट दिया किसी भी रीजन से, या कोई भी चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस बी के पार्ट पर हुआ यानी कि ऑफरी के पार्ट पर, तो 6 दिसंबर तक ही वो अपने अपने एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकता है। यानी कि जैसे ही उसके एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफरर को मिला, यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जैसी अगेंस्ट द बी यानी कि अगेंस्ट द ऑफरी कंप्लीट होता है, उसके बाद वहीं पर बी का राइट यानी कि ऑफरी का राइट ऑफ रिवोकेशन क्लोज हो जाता है। यानी कि 6 दिसंबर के बाद अब ये यहां पर अपना ऑफर विड्रॉ नहीं कर सकता है, यानी कि जब तक ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर तक नहीं पहुंचा तब तक उसके पास चांस है। अब ऐसी सिचुएशन में एक बहुत मजेदार सिचुएशन क्रिएट होती है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए एक ऑफरर है, उस ऑफरर ने कोई ऑफर किया, ये देखिए एक ऑफरर है यहां पर ए ने कोई ऑफर किया बी को, ए ने ऑफर किया 1 दिसंबर को, बी के पास वो लेटर पहुंचता है 3 दिसंबर को। उसके बाद में क्या होता है कि बी अपना असेंट दे देता है 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को उसने अपना लेटर जो है वो पोस्ट कर दिया, यानी कि ए तो यहां बाउंड हो गया, इसका तो राइट ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल तो यहीं पर खत्म हो गया 4 दिसंबर को ही। इसके बाद में जैसे ही इसने 4 को डिस्पैच किया लेटर, बी को याद आता है कि उसने गलती से ऐसा कर दिया या उसके पास पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, तो अब वो इस ऑफर को आगे कैरी ऑन नहीं कर पाएगा, यानी कि अगर ये प्रॉमिस बन गया तो इस प्रॉमिस को वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में उसको ये याद आता है 5 तारीख को, 5 तारीख को वो इमीडिएटली एक और लेटर ऑफ रिवोकेशन भेजता है ए के लिए। 4 तारीख वाला लेटर जो है वो पहुंच जाता है 6 तारीख को। उसके बाद में जो 5 तारीख का लेटर है वो पहुंचता है 7 तारीख को। अब क्या होगा, क्या इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो रिवोक हो जाएगी, यानी कि उसने जो अपनी मंजूरी दिया वो खत्म हो जाएगी? बहुत सिंपल है, इसको तो समझना ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि इसकी एक्सेप्टेंस जो है जो इसने 4 तारीख को दी थी वो तो इसके अगेंस्ट में कंप्लीट हो गई 6 तारीख को, यानी कि 6 तारीख को वो जैसे ही लेटर ए के पास रिसीव हुआ तो इसका राइट ऑफ रिवोकेशन तो उसी वक्त खत्म हो गया। तो यानी कि अब इसने जो 5 तारीख को लेटर पोस्ट भी किया है और वो 7 को भी इवन पहुंचा है, तो अब यहां पर उसकी रिवोकेशन का कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि अब यहां 6 तारीख को ऑलरेडी बाउंड हो चुका है, तो यानी कि राइट टू रिवोकेशन इसका 6 तारीख को खत्म हो चुका है, भले ही इसने 5 तारीख को ही रिवोकेशन के लिए लेटर लिख दिया था। लेकिन अगर मान के चलिए कि इसने 5 तारीख को अपना जो रिवोकेशन के लिए लेटर है वो लिखा और वो लेटर पहुंच जाता है गलती से 6 तारीख को ही किसी भी रीजन से, और जो इसका एक्सेप्टेंस का लेटर है वो पहुंचा है यहां पर ए के पास 7 तारीख को, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऑब्वियसली जो रिवोकेशन का इसने लेटर भेजा है वो पहले पहुंचा है तो उसने अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर लिया, यानी कि अब इस सिचुएशन में रिवोकेशन फ्रॉम द साइड ऑफ ऑफरी वैलिड है। यानी कि अब 6 तारीख को अगर मान लो ए के पास लेटर पहुंचता है कि नहीं मैं आपकी प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता हूं, मैंने आपको पहले एक्सेप्टेंस के लिए भी लेटर लिखा था लेकिन अब मैं उसको विड्रॉ कर रहा हूं, तो ये लेटर अब यहां पर वैलिड है। यानी कि ये जो रिवोकेशन बी ने अपना दिया, भले ही 5 तारीख को दिया, अपनी एक्सेप्टेंस देने के बाद दिया है, लेकिन तब भी ये रिवोकेशन यहां पर वैलिड है। क्यों? क्योंकि वो इसके पास पहुंच जाता है ए के पास 6 तारीख को और एक्सेप्टेंस का जो लेटर है वो पहुंच रहा है 7 तारीख को, यानी कि एक दिन लेट। तब तक क्या हुआ कि रिवोकेशन का लेटर पहले पहुंचा है तो ये वैलिड माना जाएगा, यानी कि बी के पास रिवोकेशन का जो चांस है वो बचता है जब तक वो था उसके पास 7 तारीख तक, यानी कि क्योंकि वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उसके पास पहुंचा ही नहीं था।
लेकिन अब इसके बाद एक तीसरी सिचुएशन आती है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। इसी के एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाते हैं। तीसरी सिचुएशन एक ये अराइज होती है कि 1 तारीख को इसने अपना ऑफर भेजा, 3 तारीख को इसको मिलता है, 4 तारीख को इसने अपना असेंट दिया, यानी कि 4 तारीख को ए बाउंड हो गया और ये लेटर ए के पास पहुंचने वाला है, अभी पहुंचा नहीं है। 5 तारीख को इसको ये लगा कि मैंने एक गलती से ये असेंट दे दिया, मेरे पास अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा इस ऑफर को फुलफिल करने के लिए, सॉरी इस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए, जो अब मेरी एक्सेप्टेंस के बाद प्रॉमिस बन जाएगा ये ऑफर। तो अब इस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं होंगे। तो 5 तारीख को इसको लगा कि ये ऑफर को विड्रॉ कर लेना चाहिए। 5 तारीख को ही इसने क्या किया, इमीडिएटली एक टेलीग्राम किया या एक दूसरा लेटर लिखा। हुआ क्या कि 4 तारीख वाला लेटर भी 6 तारीख को ही पहुंचा इसके पास, ए के पास, और साथ के साथ 6 तारीख को ही, यानी कि 6 दिसंबर को ही 5 तारीख को जो रिवोकेशन का लेटर है वो भी पहुंचा। अब दोनों ही लेटर्स ए को एक साथ रिसीव हुए। अब दोनों ही लेटर जब एक साथ रिसीव हुए तो अब इसको क्या माना जाएगा, एक्सेप्टेंस को माना जाएगा या रिवोकेशन को माना जाएगा। यानी कि एक्सेप्टेंस यहां कंप्लीट हो गई या रिवोकेशन मान लिया जाएगा कि एक्सेप्टेंस को रिवोक कर लिया। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा जब उसके हाथ में दोनों लेटर्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि जिस लेटर को ए पहले ओपन करेगा, यानी कि जिस लेटर को पहले पढ़ लेगा, वो लेटर वैलिड माना जाएगा, यानी कि उस लेटर की वैलिडिटी यहां पर मानी जाएगी। मान के चलिए कि उसके हाथ में दोनों लेटर्स हैं, लेकिन अभी उसको ये नहीं पता है एनवेलप में कि कौन से लेटर में क्या लिखा हुआ है, कौन सा लेटर एक्सेप्टेंस का है और कौन सा लेटर रिवोकेशन का है। तो ऐसी सिचुएशन में जिस लेटर को पहले ओपन करके पढ़ेगा, मान के चलिए कि उसने वहां पर एक्सेप्टेंस के लेटर को पहले पढ़ लिया, तो फिर क्या हुआ, एक्सेप्टेंस यहाँ अगेंस्ट द बी कंप्लीट हो गई, यानी कि जो दूसरा लेटर उसका उसी डेट में रिसीव हुआ है रिवोकेशन का, वो लेटर यहाँ पर बेकार हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसने रिवोकेशन वाला लेटर पहले पढ़ लिया कि ओके ठीक है, इन्होंने अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर लिया है, तो वो रिवोकेशन का लेटर वैलिड माना जाएगा। यानी कि यहाँ जो रिवोकेशन है, ये जो उसने अपनी एसेंट को, अपनी सहमति को वापस लिया है, उसको यहाँ पर वैलिड माना जाएगा, एक्सेप्टेंस को वैलिड नहीं माना जाएगा।